तो ऐसी कौन कौन सी उस समय में आपने कार्य किए थे अपनी सरकार के समय में जिनसे डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट मिल सके? ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं। पहले 7 से 8 योजना इनके संचालित हुआ करती थी। आज हमारी 30 योजना है और सभी की सभी योजना डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट। ये जो आप गौठान की योजना की बात कर रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को चर्चित ये योजना रहा, बाद में चल के भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे आपकी पार्टी पे। देखिए, भ्रष्टाचार का आप बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि भ्रष्टाचार कहाँ है भैया बता दो। मज़दूरों की बात आई है सर, तो आज भी हमारे राज्य में अलग अलग जगहों पर खाने कमाने लोग जाते हैं, तो आपके सरकार में रहते आपने ऐसा सजेस्ट नहीं किया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हम उनको वहीं पे रहते इनके हाथों को रोज़गार दे दें? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है गौठान में हर सेक्टर में जो है ना ग्रामीण अंचलों के लोगों को कार्य दिया है। अब सरकार चल खैर आपकी गई, बीजेपी की आई है, अब धीरे धीरे काम भी शुरू हो गया, विभागों का बंटवारा भी हो गया है। ये जो वादा करके आई है भारतीय जनता पार्टी, लगता है इन 5 सालों में पूरा करेगी? तो वादा जो है आप देख ही रहे हैं, वादा जो है आप देख ही रहे हैं, डे 1 से वादे को किस तरीके से ये लोग गुमराह कर रहे हैं। ये तो लोग कह रहे हैं कि नियम आया नहीं है, आएगा बहुत जल्दी। आप जो नियम बता रहे हैं, यही सब नियम आ रहे हैं और ये सब नियम चल रहे हैं। आपको अंदर से पता चल गई ये बात की आने वाली है? बिल्कुल। ये जो जो नियम जो इनके जो है नियम जो है जो मैं वही पूछ रहा हूँ सर, आप तो राजनीति में है ही, लेकिन अब धीरे धीरे, अब पिछले बार चलिए एक मंडल का अध्यक्ष आपको बना दिया गया, आप कहाँ तक का भविष्य देखते हैं? इतने सक्रिय रहते हैं, लोगों के बीच मिलते जुलते रहते हैं, मज़दूरों की आवाज़ उठाते हैं, कहाँ? मैं तो अभी भी जो मंडल में अध्यक्ष बना, मैं उसकी भी मैं प्लानिंग से कोई काम नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम व्यक्तित्व, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं राजनीति, प्रशासन, व्यापार, खेल, इन सब जगह से जुड़े हुए लोगों को। और आज इसी क्रम में हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के एक जाना माना युवा चेहरा जो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं राजधानी रायपुर में, सुशील शन्नी अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। चूँकि हमारे कार्यक्रम का ही नाम व्यक्तित्व है सर, जिसमें हम हर व्यक्तित्व के धनी लोगों को मिलवाते हैं, अपने दर्शकों के बीच में लाते हैं। सुशील शन्नी अग्रवाल जी कौन है? आप अपने जीवन के बारे में बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं ऐसे युवा नेता को कि भाई उनका जीवन कैसा रहा है, कहाँ तक पढ़े, कैसे राजनीति में आए, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है। जीवन के बारे में थोड़ा बताइए सर अपने। देखिए, हम लोग, मेरा जो जन्म है रायपुर में ही हुआ है और हम लोग यहीं बनिया जाति है और हमारे जो पिताजी दादाजी जो है ये जमींदारी हैं और छत्तीसगढ़िया बनिया हमारा यहीं हम लोग का जीवन हुआ। हम लोग का, हमारे बाप दादा परदादा सभी का जो है आरंग हमारा गांव है, गौर भाट, नैनीहाल मेरा, बद्दो मिनमिनिया कवर्धा में। तो जो है हमारे ख़ानदान में, हमारे परिवार में कोई राजनीति में भी नहीं था, लेकिन मेरा शुरू से जो सेवा कार्य करने की रुचि रखता था और मैं काम करता गया और यहाँ तक जो है आप लोग के बीच यहाँ तक पहुँचा हूँ। राजनीति में आपका जुड़ाव नहीं था, ना पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति में नहीं था, फिर ऐसा क्या देख लिया राजनीति में? सेवा ही आजकल माध्यम नहीं मानते लोग, कई सारी चीज़ें लेकर आते हैं कि राजनीति में रहेंगे तो हमें ये फ़ायदा, वो फ़ायदा होगा। आपकी महत्वाकांक्षा थोड़ी अलग थी, आप कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए, मैंने बताया, मैं 2000 से मेरी राजनीति सक्रियता से, सन 2000 से, और उसके बाद युवक कांग्रेस में कार्य करते करते फिर मैं जो है ट्रेड यूनियन में मेरी काफ़ी रुचि, जिसमें मैंने मज़दूरों के साथ लंबा समय जो कार्य किया है, तकरीबन 15 वर्ष करीब जो है मैंने मज़दूरों के साथ कार्य किया है।
तमाम ट्रेड यूनियन में, जिला लेवल में, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी कार्य करने का मौका मुझे बतौर ट्रेड यूनियन INTUC के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। राजनीति का मतलब ये है सेवा भाव, जो मुझे रुचि हुआ करता था। मैं शुरू से मेरा रुचि था कि सेवा, मज़दूरों का आवाज़ उठाना है, मज़दूरों, क्योंकि देखिए आप पिछले 15 वर्ष जो बीजेपी की सरकार थी उसमें श्रमिक जो थे काफ़ी परेशान थे, हताहत थे, मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा था असंगठित काम मज़दूरों को। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। बाहरी लोगों का जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो बाहरी मज़दूर और स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता था, मुद्दे बहुत थे। उन सभी ज्वलन मुद्दों को उठाया, उनमें हक दिलाया, और उसके बाद जब यहाँ पर भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो बतौर मुझे एक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने दी। छत्तीसगढ़ भवन अन्य निर्माण कर्मकार मंडल, उसमें भी मैंने काफ़ी कार्य किया, वो आप लोग को भी जानकारी है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई हमने, और सभी योजनाएं हम DBT किए, डायरेक्ट उनके अकाउंट में, बैंक में। ऐसी कोई योजना नहीं लाई जिसमें हम उसका दुष्परिणाम हो। तो कार्य करने में बताने का मतलब ये है कि जैसे आपने कहा कि कुछ लोग आते हैं कुछ अलग धारणा से राजनीति में, हम कांग्रेसी लोगों का धारणा एक ही रहता है कि कैसे हमें वेलफेयर करें। हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मदद करें, ये हमारा मकसद रहता है। तो फिर राजनीति में आप आए, कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या देख लिया आपने? शुरू से ही लगाव था कांग्रेस पार्टी? हाँ, बिल्कुल। बड़ी बड़ी पार्टियां तो और भी है। देखिए 138 बरस पुरानी पार्टी, आज जितनी भी पार्टी निकली है सब इसी पार्टी कांग्रेस से निकली है। और इस पार्टी में एक चीज़ तो हमें देखने को मिलता है, सीखने को भी मिलता है कि जो गांधी जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से जो कार्य कर रही है कांग्रेस पार्टी, वो काफ़ी इम्पैक्ट करती है मुझे क्या, आज कांग्रेस पार्टी में तमाम ऐसे लोग कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। सरकार आए या ना आए, लेकिन हम पार्टी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये गांधी जी की विचारधारा वाली पार्टी है। और हमारी पार्टी में जो है एक सबसे बड़ी बात ये है कि एक आम कार्यकर्ता, जो मैं तो वार्ड से आया, वार्ड में वार्ड अध्यक्ष से कार्य करते करते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो एक वार्ड अध्यक्ष को आज यहाँ जब सरकार कांग्रेस की थी तो बतौर अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। तो ये इस पार्टी का जो है आइडियोलॉजी है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी उच्च पद पर जाकर कार्य कर सकता है। जी, एक सामान्य कर्ता भी पद पे जाके कार्य कर सकता है। लेकिन मैं फिर वही आऊँगा सर, आप अपने बचपन के बारे में, अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, शिक्षा के बाद मेरी पढ़ाई जो है तकरीबन ये सरकारी स्कूल जो है निवास होता था हमारा, राजा तालाब में हमारा निवास है, तो वहाँ भी हमने सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। और उसके बाद 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद जो है क्योंकि ध्यान मेरा लोगों की सेवा में ही था तो पढ़ाई उससे ज़्यादा नहीं कर पाया, तो 12वीं तक ही मैंने पढ़ाई किया और फिर आगे मज़दूरों की सेवा और जनता की सेवा में आगे बढ़ गया। मज़दूरों की सेवा। लेकिन आप
आपको पिछली बार बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, ऐसे जहाँ पे आज भी हम देखते हैं ना मज़दूरों को कि कहीं पे उनको उचित जो मेहनताना दिया जाना चाहिए वैसा भी नहीं मिला, तो ऐसी कौन कौन सी उस समय में आपने कार्य किए थे अपनी सरकार के समय में जिनसे डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट मिल सके? देखिए, पहले क्या हुआ करता था, 15 साल की जो सरकार थी उसमें ऐसी योजनाएं चलाते थे जिस पे उनको बेनिफिट नहीं मिलता था। और सामग्री भारतीय जनता पार्टी में आप भी देखे हैं कि टिफ़िन डब्बा बांटते थे, सिलाई मशीन बांटते थे, साइकिल बांटते थे, टूल किट बांटते थे। तो उन सब योजनाओं को हमने बंद नहीं किया, हम उसकी जगह में पैसा दे दिए। क्योंकि क्या होता था, मज़दूरों कागज़ में देखिएगा उनके कागज़ों में रहता था ISI मार्कर, हीरो कंपनी का ब्रांडेड सामान, लेकिन जब बांटने का समय आता था, भारतीय जनता पार्टी के जब नेता बांटते थे तो हीरो की जगह में हीरा कंपनी, आशा की जगह में उषा की सिलाई मशीन की जगह में आशा कंपनी का सिलाई मशीन, ISI मार्क की जगह में कुछ और। टिफ़िन डब्बा भी हमने तो आंदोलन किया था जब इनकी सरकार में, जब श्रमिकों को टिफ़िन डब्बा बांटते थे, हमने उस टिफ़िन डब्बा का लेकर आंदोलन भी किया था भाई। वो टिफ़िन डब्बा स्टील का नहीं था, टीने से बना हुआ टिफ़िन डब्बा मज़दूरों को दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने DBT किया, योजना को जो है, और राशि में बढ़ोतरी की। फिर इसके बाद 19 सशक्तिकरण योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाया, जिसमें 20,000 रुपये मिलते हैं। दीदी ई रिक्शा योजना, जिसमें एक मुश्त जो है 1 लाख रुपए की सब्सिडी भी देते हैं। 1,80,000 का जो ई रिक्शा है उसमें 1 लाख रुपए छूट है। नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्रा योजना, है ना। फिर उसके बाद आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसमें एक मुश्त 1 लाख रुपए दिया जाता है। पेंशन योजना है, हर माह 1,500 रुपये। उसके बाद मुख्यमंत्री दिव्यांग मृत्यु सहायता योजना है, जिसपे श्रमिक, पहले इन लोग BJP के टाइम में 30,000 रुपये दिया जाता था। अब ये भगवान जाने फिर इनकी सरकार आ गए, फिर मज़दूरों के साथ क्या हो करेंगे, तो उसको फिर 1 लाख रुपए की है बढ़ा के भूपेश बघेल जी की जब सरकार आई। तो ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं। पहले 7 से 8 योजना इनके संचालित हुआ करती थी, आज हमारी 30 योजना है और सभी की सभी योजना DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट। एक भी ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें हम सामग्री हमने उस अपने कार्यकाल में बांट के जो है कमीशन खोरी वाला दाग लगाया, कुछ नहीं। बिल्कुल साफ़ सुथरा सभी योजनाएं अकाउंट में मज़दूरों के देने का कार्य भूपेश बघेल जी के कार्य में किया गया, श्रमिक विभाग। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाली बात करें DBT वाले, इसमें जो पारदर्शिता है वो लगता है आपको सही था? क्योंकि आज भी कुछ कुछ चीज़ें सुनने को मिलता है ना ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे एक श्रम कार्ड बनाना हो जिसमें आप जो लाभ बता रहे हैं, जिसमें नौनिहाल योजना है जो मिलता है, उसके लिए भी बहुत पैसे लगते हैं बनाने के लिए, कोई 1-2 हज़ार रुपये ले लेते हैं। तो ये योजनाओं कि वो जो चीज़ें आप बता रहे हैं, श्रम, हमने तो देखिए मुख्य पहले डिफरेंसेस बता देता हूँ। BJP के टाइम में मज़दूर कार्ड बनाने के लिए पैसे लगा करते थे 10 रुपये, है ना, गवर्नमेंट दफ्तर में। और प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो चॉइस सेंटर में, तो वो निजी संस्था है। लेकिन 10 रुपये जब अध्यक्ष बनाए, जब कांग्रेस की सरकार आई, तो 10 रुपये को हटा के निःशुल्क किया गया। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप जो है मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र, प्रत्येक ब्लॉकों में मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र की शुरुआत की गई। जो आप शिकायतें आप बता रहे हैं कि गाँव में, शहरों में, कई भी CSC सेंटरों में अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है। देखिएगा, मैं जब मेरे कार्यकाल में मैंने करीबन 2000 CSC सेंटरों पर कार्रवाई की और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया। और उसी के जो है, अब सुविधा तो सबको देनी है। सरकारी दफ्तरों में लोग नहीं पहुंचते थे, लेकिन वहाँ भी भीड़ हो जाती थी। इस कारण हम लोगों ने सभी, ताकि हर लोग ज़िले न जाना पड़े, इस कारण उनके विकास खंडों में, प्रत्येक विकास खंडों में हमने मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र लाए, ताकि वह अपना मजदूर कार्ड से रिलेटेड
योजनाओं से संबंधित सभी कार्य वहाँ कर सके। ऐसी सुविधाएं कांग्रेस के भूपेश बघेल जी की सरकार में हमने किया। मज़दूरों की बात आई है सर, तो आज भी हमारे राज्य में अलग अलग जगहों पर खाने कमाने लोग जाते हैं। तो आपके सरकार में रहते आपने ऐसा सजेस्ट नहीं किया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हम उनको वहीं पे रहते इनके हाथों को रोज़गार दे दें? नहीं, देखिए, नरवा गरवा घुरवा बारी में भी हम लोगों ने, है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भी, है ना, फिर उसके बाद बहुत सारी ग्रामीण अंचलों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है गौठान में, हर सेक्टर में जो है ना, ग्रामीण अंचलों के लोगों को कार्य दिया है। और निश्चित तौर पर उस समय जो थे, आप चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जब कार्य कर रहे थे उस समय आज जाके चले जाइए, और जब हमारी सरकार थी वर्तमान में, उस समय आज वर्तमान में और पहले पता चल जाएगा, साफ डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। अभी लोगों की शिकायतें भी आना चालू हो गई कि हमें पैसे ढंग से नहीं मिल रहे, मिनिमम वेजेस भी नहीं हो रहा है। सरकार को बने आज 1.5 महीने लगभग हो गए हैं। तो इस तरीके की असुविधाएं अब जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेठ साहूकार लोग की सरकार है, सेठों की सरकार है। ये जो आप गौठान की योजना की बात कर रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को चर्चित ये योजना रहा, बाद में चल के भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे आपकी पार्टी पे। लगता है ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी आई इसको कंटिन्यू रखेगी? अभी कल परसों ही कहा गया कि इसमें अब ये चीज़ें करी जाएंगी, लेकिन लगता है ये पूरे 5 साल तक ठीक ठाक चलाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार का आप बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि भ्रष्टाचार कहाँ है भैया, बता दो। सरकार तो अब तुम्हारी आ गई, आपकी सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई है, बता दें सर भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है। आरोप लगाना और साबित करना, ये दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आरोप तो कोई भी लगा देता है, आरोप तो ये भी लगा देंगे कि सन्नी अग्रवाल अपने विभाग में गड़बड़ी किया था, घोटाला किया था, तो इसका ये मतलब नहीं, आप साबित तो करिए। देखिए, ये जुमलेबाजों की सरकार है और इनका काम है जुमले फेंको, झूठ की अफवाहों का बाज़ार को गर्म करो, माहौल बनाओ और सरकार लाओ और मौज मस्ती करो। अभी हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हम भी देखेंगे, लोगों का भला हो, वेलफेयर हो, छत्तीसगढ़ियों का विकास हो, हम भी चाहते हैं, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपना विकास करेंगे। इनका काम है कमीशन खाना, जिसमें 30% 40% मिले, उसका निर्माण करना। भूपेश बघेल जी की सरकार में व्यक्ति का विकास होता था, बीजेपी की सरकार में निर्माण का कार्य किया जाता है, सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसमें 40% कमीशन खोरी, डायरेक्ट बेनिफिट नेताओं को मिले। और कांग्रेस की सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार में डायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक को होता था। अभी इनकी सरकार में डायरेक्ट बेनिफिट नेताओं का होता है। जी, लेकिन इस चीज़ को क्यों पब्लिक समझ नहीं पाई क्या? इतनी बड़ी हार हुई, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी हार होगी और इतनी बड़ी जीत बीजेपी की होगी। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको, आपके चैनल के माध्यम से भी बता देता हूँ कि ये जो चुनाव का जो रिज़ल्ट है, ये छत्तीसगढ़ को, मैं ये बोलते हुए संकोच भी नहीं होएगा कि छत्तीसगढ़ ऐसा लग रहा है कि केंद्र शासित राज्य हो गया। समझ रहे बात को? केंद्र शासित राज्य जैसे बोलते हैं ना, कि वही हो गया है। ये सरकार, यहाँ पे बीजेपी की सरकार तो है ही, लेकिन इसमें जो प्रधानमंत्री, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ही मुख्यमंत्री के स्वरूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो है विष्णुदेव साई की कमान पावर नहीं है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का पावर है। और नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि जब यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा
या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जीते नहीं हैं। वो जो जीते हैं अडानी का जो मशीन है, वो क्या नाम है उसका, ईवीएम, उससे जीता गया है ये चुनाव है। आप भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सवाल उठाएंगे, हम तो शुरू से सवाल उठा रहे हैं ईवीएम से। तो लगता है ये लड़ाई पेपर से होनी चाहिए। बैलेट पेपर, देखिए भैया, एक तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ, जो बांग्लादेश, अब ये जो कंट्रीज़ हैं, नेपाल और भी जो कंट्रीज़ है जो हमसे जो है भारत से कहीं ज़्यादा नीचे, बैकवर्ड कहा जाता, आज वो जैसी कंट्री ने आज तक कभी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया। अरे पाकिस्तान जो है, जिनके शिक्षा का अभाव कम है, गोला बारूद की बात करने वाले लोग हैं, उस जैसी कंट्री भी जो है ईवीएम से नहीं कराती, बैलेट पेपर से वोट कराती, चुनाव कराती है। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे ईवीएम चल रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और आज जब कैलकुलेटर हैक हो सकता है तो ये तो ईवीएम है। साधारण सा एक कैलकुलेटर हैक हो जाता है तो ये तो ईवीएम है भैया। तो और आज जो है आपके भले चैनलों में, मीडिया में इसे दिखाया नहीं जाता, लेकिन पूरा देश आवाज़ उठा रहा है, सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट। तो ये जो आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, अब चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को है, उसके बाद में आज 15 जनवरी है, इतने दिन हो गए, जो आत्ममंथन कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या ईवीएम पर ही निष्कर्ष जाके अटक रहा है कि और भी कुछ फैक्टर ध्यान में आ रहा है? नहीं, देखिए, अब जो समीक्षा चल रही है, हमारे नेता बैठे हैं, आगे चल रही है, ऐसा नहीं है। जो भूल हुई है उसको हम भी सुधार के हम आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसका जो है परिणाम आपको जो है, इसका रिज़ल्ट आपको जो है लोकसभा में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी हार स्वीकारते हैं, है ना, जनता का जनादेश को भी स्वीकारते हैं जी। और निश्चित तौर पर जो समीक्षा का दौर हम जो है सभी हमारे नेतागण, हम सभी कार्यकर्तागण जो है बैठ के उस पर विचार विमर्श भी कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाला लोकसभा भी एक अच्छा जो है रिज़ल्ट हम देंगे, और निश्चित तौर पर इस देश में फिर से पुराने दिन, जो अच्छे दिन हुआ करते थे, वो आएंगे और कांग्रेस की सरकार हम। जी, हम लोग कुछ दिन पहले पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी का भी इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने कहा कि हार हुई है, इसको स्वीकार करता हूँ, अलग अलग फैक्टरों ने अलग अलग क्षेत्र में काम किया है। आपको कौन कौन सा फैक्टर लगता है? अब तो आप रायपुर में रहते हैं, लेकिन यहाँ भी आपकी करारी हार हुई, बहुत बड़ी जीत के साथ बृजमोहन अग्रवाल जीते, जिनको आप कह रहे थे कि ये शायद नहीं जीतेंगे, इस बार हार होगी। भैया उनको खुद को जी, देखिए भैया, इनके खुद नेता लोग ये कहे बोलते फिर रहे थे कि हम 15 से 20 सीटें आ जाए तो हम उसी में सिमट रहे, 15 से 20 सीट। ये ईवीएम देखिए, 54 जो सीटें थी वो कांग्रेस की थी, और 30-35 की जो सीटें थी, आकलन थी, वो बीजेपी की थी, है ना। लेकिन उसको टर्न कर दिया गया। मैंने बताया ना, ये जीत कांग्रेस के, भाजपा के नेताओं से या भाजपा के कार्यकर्ताओं से नहीं मिली है। ये जीत जो है अडानी की जो मशीन है ईवीएम, उससे मिली है। तो फिर तेलंगाना में तो आपकी सरकार बनी, तो फिर वहाँ पे खेल नहीं हुआ? देखिए, जहाँ पर इनको स्पेस मिलता है ये वहीं खेलते हैं। इनको मालूम है कि जिस जगह पर स्पेस जो है मिलेगा, उसी जगह पर ही खेलते हैं ये लोग। जी। 3 राज्यों में आप लोगों ने खुद ही, आप लोगों ने सर्वे किया था, विश्लेषण किया था, सभी रहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं कह रहा था कि सरकार जो है
बीजेपी सब ये लोग कह रहे थे ना कांग्रेस की सरकार आ रही है, इतनी सीटें कांग्रेस की आ रही है। राजस्थान एक ऐसा राज्य था जो रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, ब्रेक करने वाला था, क्योंकि वहाँ एक ऐसा होता है कि 5 साल इनकी सरकार, 5 साल उनकी सरकार, लेकिन उसको भी इस बार ब्रेक लगने वाला था। वहाँ कांग्रेस रिपीट हो रही थी, जनता ने जनादेश दिया था, लेकिन उसको पलटा दिया गया ईवीएम मशीन द्वारा। तो भैया आप ही लोग मीडिया ही वाले, तमाम मीडिया वाले ने चलाया था ना, बताया था। आप लोग खुद देखिए, मीडिया भी पब्लिक के पास जाती है तभी वो रिपोर्ट बनाती है, और हम तो पब्लिक के बीच में ही थे, हमें तो मालूम ही था कि सरकार हमारी आ रही। फिर ऐसा क्या हुआ देखिए, जहाँ ईवीएम में कैसा होता है कि 1 वीक या 5 से 7 दिन का जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे आज वोट हुआ और 5 से 7 दिन में रिजल्ट आने, वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। लेकिन जैसे ही 15 दिन या 15 दिन के ऊपर वोटिंग के बाद रिज़ल्ट का जो डेट ड्यूरेशन होता है 1 महीने का या 15 दिन का, 1 महीने का, तो उसको फिर समय मिल जाता है और फिर उस दौरान बीजेपी अपना खेल खेलती है। लेकिन ये फिर तार्किक बात ये है ना कि इतने बड़े सीट पर, इतनी सारी सीट पर इतने दिन में टेम्परिंग, जिसे आप कह रहे हैं कि छेड़छाड़ हुई है ईवीएम के साथ में, इनका नंबर्स बढ़ाया गया है, तो निगरानी, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार तो आपकी थी, तो आप भी वहाँ पे कर सकते थे कि यहाँ जहाँ है हमारे भी कार्यकर्ता लगे रहे। स्टेट पुलिस अंदर रहती है, बाहर रहती है। अंदर जो रहती है सीआरपीएफ रहती है, समझिएगा। और जो सीआरपीएफ ही पूरा कमान रहता है, सेंट्रल की जो फोर्सेस होती हैं उनके कमांड में जो है ईवीएम जो है ना देख रेख होती। स्टेट की जो पुलिस होती हैं वो बाउंड्रीज के बाहर होती हैं। तो बताइए अब कैसे नहीं होगा हैकिंग का काम? यही तो बता रहा हूँ ना कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी ने इस अपनी पावर का पूरा दुरुपयोग किया है, पूरा इस्तेमाल किया है। आप जुडिशरी भी इनके अंडर में, आप जो है मीडिया इनके अंडर में। आदमी, आम जनता आवाज़ उठाए तो उठाएगा। जी, अब सरकार चल खैर आपकी गई, बीजेपी की आई है, अब धीरे धीरे काम भी शुरू हो गया, विभागों का बंटवारा भी हो गया है। ये जो वादा करके आई है भारतीय जनता पार्टी, लगता है इन 5 सालों में पूरा करेगी? तो वादा जो है आप देख ही रहे हैं, वादा जो है आप देख ही रहे हैं, डे 1 से वादे को किस तरीके से ये लोग गुमराह कर रहे हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई थी, इधर शपथ हुआ और 1 घंटे में तमाम घोषणाएं पूरी हो गई। इनकी सरकार आई, 1 हफ्ते के बाद ये लोग बोले कि 10 दिन बाद बोले कि हम जो है महिलाओं को क्या महतारी वंदन योजना के माध्यम से जो है वो देंगी। फिर उसके बाद कहे कि ये लोग किसानों को 3100 रुपये में और 2 साल का पुराना 2015-16 का जो है बोनस देंगे। तो 2015-16 का जो बोनस है उसमें भी जो है 1 ही बोनस दिए, जबकि एक मुफ्त बोनस देंगे बोले, दो बोनस बचा था, तो 1 बोनस दे के पीछा छुड़ा दिया। महतारी वंदन योजना में इतनी सारी ये लोग नियम ला दिए हैं। देखिए भैया, महिला का 40 वर्ष 2 बच्चे नहीं होने चाहिए, प्लस उसके बाद 15,000 तनख्वाह घर में कोई व्यक्ति पाना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद नाना प्रकार की आप उसमें नियम ला दिए हो। फिर स्वयं सहायता समूह, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं होने चाहिए, तो आम महिला बची कहाँ? अभी तो लोग कह रहे हैं कि नियम आया नहीं है, आएगा बहुत जल्दी। आप जो नियम बता रहे हैं
यही सब नियम आ रहे हैं और ये सब नियम चल रहे हैं। आपको अंदर से पता चल गई ये बात की आने वाली है? बिल्कुल, ये जो जो नियम जो इनके जो है नियम जो है जो नियम ये लोग इनके अधिकारी बैठ के बना रहे हैं, और नियम लगभग बना रही हैं ये लोग। हम लोग यही तो कह रहे हैं ना कि इतने सारे नियम जो है ला दिए हैं। जब आज अभी बैंकों में ये लोग अकाउंट खुलवाओ बोल रहे हैं, अकाउंट खोलिए आपके खाते में पैसा आएगा। जब व्यक्ति जब फॉर्म भर रहे थे, जब महिलाएं हमारी बहनें जब फॉर्म भर रही थी, उस फॉर्म में नियम, इतने सारे नियम हैं। आप उनके फॉर्म उठाइए ना, उनके फॉर्म में नियम पता चल जाएंगे आपको। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये उनका फॉर्म बता रहा है। जो फॉर्म उन लोगों ने तैयार किए हैं उस फॉर्म में ये नियम है। और उसके बाद जो है बैंकों में इन लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खुलवाया था 15 लाख रुपए आने वाले करके। वही है जुमला। तो आप जुमला बता रहे हैं इनको। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब चलिए वो किया लेकिन महादारी बंधन योजना ने इनको काम सपोर्ट किया, आप मानते हैं नहीं मानते? अगर नहीं होता तो फिर आपकी पार्टी इसको देखकर 15,000 की घोषणा तो नहीं करती। आप लोग लाने में देरी कर दिए क्या उसको? हमने हमारी सरकार में महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। आप अभी जो सरकार भी अभी भी जो वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी की सरकार, जो योजनाएं उठा के देख लीजिए, विभिन्न योजनाएं जिसमें हमारी महिलाएं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं लाभ ले रही हैं। भूपेश बघेल जी की तो बनाई हुई योजनाएं हैं। महतारी योजना जो है हमारे यहाँ की, जो गृह लक्ष्मी योजना थी, उस योजना को जो है हम जो है बहुत पहले ही जो है इसको, हाँ घोषणा जो है लेट हुई, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन ये हमारे कॉन्सेप्ट में था ही ये शुरू से। और उससे बढ़ के ये 12,000 दे रहे हैं, हम तो ये 15,000 दे रहे हैं, 1,500 रुपये महीना देने वाले थे, ये घोषणा थी। तो ये बात इन्होंने जो जिस तरीके से झूठ का प्रचार जो है आम जनता के बीच में, जैसे क्या होता है जब चुनाव लड़ते हैं तो घर घर जा के 1,000 रुपये देते नहीं, बीजेपी वाले वही काम करते हैं, उसमें ये लोग हिट हो गए। मैं वही पूछ रहा हूँ सर, आप तो राजनीति में है ही, लेकिन अब धीरे धीरे, अब पिछले बार चलिए एक मंडल का अध्यक्ष आपको बना दिया गया, आप कहाँ तक का भविष्य देखते हैं? इतने सक्रिय रहते हैं, लोगों के बीच मिलते जुलते रहते हैं, मज़दूरों की आवाज़ उठाते हैं, कहाँ? मैं तो अभी भी जो मंडल में अध्यक्ष बना, मैं उसकी भी मैं प्लानिंग से कोई काम नहीं करता। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक यहाँ तक जो काम किया हूँ, सिर्फ काम करता गया। जो हमारे नेता लोग, जैसे मेरे तो वो गिरीश देवांगन जी, भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी है हमारी, तमाम नेता हैं, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, जो निर्देश देते हैं वो करते हैं। हम लोग सिर्फ काम करते जाते हैं, आगे का कोई प्लानिंग नहीं करते। आगे हमको ये बस ये आगे एक ही चीज़ का प्लानिंग करते हैं कि सुबह से जब निकले तो जो हम लोगों से टकराए उनका काम होना चाहिए, बस यही हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। राहुल गांधी जी फिर से न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जाएंगे, शामिल होंगे आप? छत्तीसगढ़ से भी गुजरने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोग सभी लोग जाएंगे और कुछ अन्य राज्यों में भी हम जाएंगे जी। ये उधर से शुरू हो रहा है, मणिपुर से, तो ये कहाँ, छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करेंगे? हम उड़ीसा से जो है ना जी, उड़ीसा से वहाँ से स्टार्ट करेंगे और छत्तीसगढ़ की तमाम 5 दिन है, 5 दिन पूरे रहेंगे जी। आप इतने सक्रिय रहते हैं सर, तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता रहे हैं ना, तो फिर थोड़ा सा बताइए कि फिल्मों वगैरह देखते हैं आप? फिल्में, हाँ, मूवी देखता हूँ मैं। अच्छा। मूवी जैसा ऐसा है कि जैसे OTT पे देखते हैं या फिर थिएटर पे? OTT पे भी देख लेते हैं, जैसे घर जल्दी आ गए तो OTT में भी देख लेते हैं। और जैसे लगातार होता ना कि कंटिन्यू हो गया काम, थोड़ा सा एक मूवी भी देख लेते हैं ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद हाँ मूड, फिर उसके बाद वर्किंग फास्ट हो जाती है। तो ये मेरा जो है अनुभव है कि मैं एक्शन मूवी ज़्यादा देखता हूँ। तो और हॉलीवुड के मूवीज़ जैसे हैं, और मेरा हॉलीवुड में जैसे टॉम क्रूज़ के
सभी मूवीज़ में छोड़ता नहीं। और छत्तीसगढ़ी मूवी जो है, जैसी कोई भी नई पिक्चर आती है अच्छा, तो मैं जाके टॉकीज़ में, श्याम टॉकीज़ में जाके चुपचाप देख लेता हूँ। लास्ट कौन सा देखा था छत्तीसगढ़ी आपने? ये मैं अभी जो है ना, ये अभी लगा था जिसको 3 करोड़ रुपए कमाई है ये अपना नाम भूल गया हूँ। अमलेश नागेश नहीं 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 नहीं, 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, जन बोलो माँ बाप ला। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद एक और पिक्चर आया था, हम हमारे जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, भूपेश जी एक साथ गए थे, वो नाम भूल गया मैं उनका, अच्छी मूवी था जिसमें जो है नॉमिनेट भी हुई थी वो मूवी, फूलन कांदा, अच्छी मूवी थी, उसको हम गए थे। और उस मूवी को 2 बार गया था मैं। अच्छा, एक बार भूपेश भैया के साथ गया था, फिर उसके बाद मैं 2 दिन बाद फिर मम्मी और वाइफ को लेके भी गया था। मैं तो देखते हैं, परिवार के लिए भी टाइम निकालते हैं आप। हाँ बिल्कुल भैया। गाने कैसे सुनते हैं? छत्तीसगढ़ी, हिंदी, क्या किस ढंग के गाने सुनते हैं? हिंदी, छत्तीसगढ़ी तो जो है कुछ पुराने कलेक्शन हैं मेरे छत्तीसगढ़ी में। अच्छा, जैसे कोई एक हाथ लाइन बता सके कि ये गाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम दर्शक समझ जाए कि हाँ, ये गाना पसंद करते हैं। ओ तेहा भुइयाला छोड़ गवैया ते तेरा बे कहाँ रे, फिर ये हो गए। ओकर बाद एक जन बोलो माँ बाप के एक ठो गाना है, गाना भुला था अभी में, ऐसे बहुत सारे गाना है भैया। हाँ, गाओ तो था अपन, अच्छा, जब मन आते, जब सिचुएशन में था तो कोनो बढ़िया गाना जिन फेवरेट लगा था ये और यही बताया हूँ ना। हाँ, और हिंदी में? हिंदी में तो मैं जो है, जो एक सिंगर है हमारे यसुदास, अच्छा, उसके पूरे गाने मैं सुनता हूँ। कोई एक आध बढ़िया सा मैं गाना। रात में सोने के समय में भी जो है, हाँ, मैं अपने बेड के बाजू में एक स्पीकर का सेट है छोटा सा, उसमें मैं सेट करके रखा हूँ पेन ड्राइव में। और कहते हैं ना कि लोरी का काम करता है वो मेरे लिए तो वो गाना सुनते रहता हूँ। उसका काफ़ी गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं उसके जी, जैसे मानो हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं, बहुत सारे ऐसे गाने हैं उसके। तो ये सब रुचि है मुझमें, रुचि है। गाना भी गाता हूँ, मूवी भी देख लेता हूँ, ये मेरी पर्सनल। कोई फिल्म जो बहुत अच्छी लगी हो आपको? फिल्म में शोले फिल्म काफ़ी अच्छी मूवी है। और आपकी लाइफ टाइम? एक मूवी मुझे घायल, और सबसे अच्छी मूवी लगी थी सात हिंदुस्तानी, अमिताभ बच्चन। हाँ वो मैंने देखा जी, सात हिंदुस्तानी शायद ये अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी, है ना? वही वाली। तो फेवरेट हीरो कौन से है? फेवरेट में मेरे हीरो हैं, एक तो अमिताभ बच्चन, अच्छा, और अमोल पालेकर है, और एक हमारे एक आर्ट कलाकार है पंकज कपूर। ये 3 मेरे फेवरेट हैं। खाने के बारे में बताइए अपने, क्या अच्छा क्या लगता है आपको? व्यक्तिगत जीवन है तो व्यक्तित्व में हम लोग पूछते ही हैं हर लोगों से कि भाई कम से कम इतना जो देखते हैं ना नेताओं को कि ऐसा है वैसे, अंदर से वो कैसे हैं उसको भी ज़रा बताएं। खाने में भी है, जैसे शुरू से दाल चावल और अचार, अच्छा, आम का अचार मम्मी बनाती थी, माता जी हमारे के, तो उसको खा के मैं सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब बड़ा हुआ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, तो हरी सब्जी सभी पसंद है। तो हमारे यहाँ तो हमारे छत्तीसगढ़ी मन ना जानता हूँ, हाँ, रसा वाले झोल वाले सब्जी, आलू बैगन रखिया के बड़ी, या फिर बीज, और फिर उसके बाद बैगन का भरता, ये पसंद है। अच्छा, और बैगन आलू और सोयाबीन की बड़ी। किनके हाथों का बना वाला पसंद है? मम्मी के हाथ। मम्मी के हाथ है क्या? हम लोग उमेश पटेल जी का इंटरव्यू जब ले रहे थे ना, वो बता रहे थे ये हमारे यहाँ मिसेज अच्छी बनाती है, माता जी अच्छी बनाती है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। वाइफ जो है टमाटर की चटनी का जो झोल होता है अच्छा, वो अच्छा बनाती हैं। लेकिन
मेरा जो भोजन है वो मेरी माँ जो है मेरे लिए बनाती है आज भी। उनके हाथ से ही मैं खाता हूँ, उनके हाथ का ही बना वाला। मैं आज भी उन्हीं, कई बार तो मैं वाइफ को ही बोल देता हूँ आज खाना मम्मी नहीं बनाई है क्या, पता चल जाता है। स्वाद स्वाद का फर्क स्वाद रहता का है। फर्क रहता है। और बिजोरी, लाई बड़ी, इसके साथ हम, यही है सादा भोजन। जी, वही है, मतलब पूरा प्योर छत्तीसगढ़िया ठेठ, पे। तो ऐसे कोई व्यंजन अच्छे पसंद है कि नहीं? फरा रोटी हो गया, चीला, फरा, चौसेला। देखो चीला में क्या होते संडे संडे के अच्छा। चीला टमाटर की चटनी भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो आजकल नवा स्टाइल हो गए मिक्सी वाले, तो वो मैं नहीं खाऊं। हमारे यहाँ सिलबट्टा रखे हैं। सील में अभी भी? सील वाले, हाँ हाँ वो रखे भी है। वो तो 2-3 बार मोर पैर उखड़ वो सिलबट्टा के। अच्छा, वो गचला लोढ़ा। लोढ़ा लग गई पैर में 2-3 बार। तो लेकिन ओला संभाल के आज भी जो है हम वही इस्तेमाल करता ना। वो तो उम्र जो टेस्ट है ना चटनी के, बिल्कुल वो प्रॉपर तरीके से आप मतलब जो स्वाद आई चटनी के ओरिजिनल स्वाद वो ही बात है सिलबट्टा। मिक्सी में नहीं है। अब मिक्सी में नहीं है, मिक्सी में तो कैसे जी। फेस वाले हो जाते हैं। स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में क्रिकेट, हाँ खेलता हूँ आप? क्रिकेट खेलता हूँ। कभी जब भी मौका मिला तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्रिकेट में भी बॉलिंग अच्छा है कि बैटिंग अच्छा है? क्या बैटिंग करना हाँ, अच्छा है? अभी थोड़ी सी जो है काफ़ी टाइम छूट जाता है ना प्रैक्टिस। हाँ। तो उस दिन मैं ट्राई कर रहा था, तो 6 बॉल में सिर्फ 4 ही बॉल खेल पाया। अच्छा। तो क्रिकेट काफ़ी। और पहले था मैं थोड़ा मीडियम फेस का बॉलर था जी। अब जो है अब तो उतना भी नहीं हो पाता, अब सिर्फ बैटिंग है। अच्छा, घूमने में कहाँ जाना आपको पसंद है? क्या कैसी जगहों पे? ऑल इंडिया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ नेचुरल जगह जाना अच्छा लगता है? हाँ, प्राकृतिक खूबसूरती, जैसे कि मैं जंगल ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि क्या है जंगल में। बहुत सारी चीज़ें हैं प्राकृतिक से, पेड़ पौधों से सीखने को मिलती है। और जड़ी बूटी, मेरे को जड़ी बूटी खोजने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। पूछते रहता हूँ मैं। आजकल वो तो ऐप आ गया है मोबाइल में, तो खुद ही से सर्च करते रहते हैं। और ज़्यादा कश्मीर ये फेवरेट पॉइंट है। फेवरेट पॉइंट इसका बोल देता हूँ क्योंकि माता जी के दर्शन करते हुए हम कश्मीर जाते हैं। अच्छा, वैष्णो देवी कटरा। हाँ, तो इसी बहाने हम पहले माता जी दर्शन पहले करते हैं, फिर उसके बाद कश्मीर जाते हैं। ओके। आजकल मैं बंद कर दिया, आजकल कश्मीर भी नहीं जाता। अभी क्या हो, मम्मी बोली कि तू सिर्फ दर्शन करा कर माता जी का, क्योंकि मैं साल में 2 बार जाता हूँ। हाँ। दर्शन करने के बाद मैं आता हूँ सीधा, फिर उसके बाद नौकनियाँ खिलाते हैं हम। जी। देवी दर्शन करके आया तो यही सब जगह जहाँ भी आप घुमा दो, लेकिन हाँ बाई रोड। ओके, बाई रोड जाते हैं आप लोग? बाई रोड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राजनीतिक इंसान के साथ साथ धार्मिक भी हैं। जाते जाते अपने क्षेत्र की जनता से कहिए या फिर हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहे, एक मोटिवेशनल सर आप। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कर्म करो, फल की प्रतीक्षा ना करो। और मनुष्य कर्म करने के लिए बना है, फल तो ऊपर वाला देता है। और निश्चित तौर पर हम जब कर्म करेंगे अच्छा, तो फल भी हमको अच्छा ही मिलेगा। तो मेहनत करें। तो आपने सुना कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सुशील सन्नी अग्रवाल जी को, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, राजनीतिक चर्चा हो चाहे उनके निजी जीवन के बारे में। बहुत हंसते मुस्कुराते, बहुत बेबाकी के साथ इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया है। आगे भी हम आपसे ऐसे ही व्यक्तित्व को लेकर आते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।